कार्यकर्ता के घर उसकी भाभी बनकर एक महिला नक्सली रह रही थी। बताया जाता है कि महिला के तार नक्सलियों से भी जुड़े हैं। नाम का खुलासा होने के बाद अंडरग्राउंड हुई राजकुमारी बंसल। इस परिवार को भड़काने की आरोपी ये नक्सली महिला नक्सल भाभी अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाती है। एक समय था जब हम सरकार द्वारा प्रताड़ित, दबंगों द्वारा प्रताड़ित, जातीय दबंगों द्वारा प्रताड़ित, कभी कॉरपोरेट द्वारा प्रताड़ित और कभी इलाकाई गुंडों द्वारा प्रताड़ित लोगों की कहानियां सुना करते थे। ये कहानियां आप तक कौन लेकर आता था? मीडिया। पत्रकार बहुत बहादुरी से काम करते थे। कई बार इन कहानियों को सामने लाने के लिए पत्रकार अपने ऊपर खतरा लेते थे, जान का जोखिम लेते थे। पर अब हम कहानियां सुनते हैं प्रताड़ित लोगों की जो मीडिया से प्रताड़ित हैं। वो मीडिया जिस पे जिम्मेदारी थी इन कहानियों को आप तक लाने की, इनकी लड़ाई लड़ने की। पिछले 6-7 साल में हमने लगातार देखा है मीडिया द्वारा प्रताड़ित लोगों की कहानियां, और वो एक और मीडिया आपके सामने लेकर आता है जिसको हम पैरेलल मीडिया कहते हैं। एक और नए ढंग की प्रताड़ना है जो सोशल मीडिया पे शुरू हुई है, जिसको हम ट्रोल कहते हैं या ट्रोलिंग कहते हैं। ऐसी एक कहानी है जहां पर एक महिला, वो हाथरस में हुई भीषण घटना, उस जुल्म की घटना के प्रति संवेदना महसूस करती है अंदर से। वो महिला एक चिकित्सिका है, वो डॉक्टर है, वो पढ़ाती है एक मेडिकल कॉलेज में, और वो मध्य प्रदेश से चल देती है हाथरस में उस पीड़ित परिवार से मिलने। वो महिला वहां पर जाती है, 2 दिन उस परिवार के साथ रहती है, अपनी महीने भर की सैलरी उस परिवार को दे के आती है और कहती है कि मैं भी आपकी बेटी हूं। बदले में क्या होता है? होना यह चाहिए था कि यह कहानी अगर चर्चा में आती तो उस महिला का सम्मान करते हुए आती। हम सबको सीखने की जरूरत थी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे आसपास हैं और हम उस बारे में हमेशा सीखने की तरह बात करते रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उस महिला को मेन स्ट्रीम मीडिया ने, अखबारों ने, वेबसाइट्स ने, टेलीविजन ने नक्सली कह दिया। और नक्सली नहीं, नक्सली भाभी। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्द जो है मीडिया को सनसनी पैदा करने में, मसाला और चटखारे लाने में मदद करते हैं। मैं 10 साल से अधिक टीवी पत्रकार रहा हूं और मैं बात दावे से कह रहा हूं कि इस तरह की कहानियां आमतौर पे कि बिना किसी विश्वसनीय स्रोत के दिखाई जाती हैं और इनके आगे लिख दिया जाता है, सूत्रों से हमको खबर मिली है। हम किसी सूत्र की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे साथ आज खुद डॉक्टर राजकुमारी बंसल हैं, जो हाथरस के उस पीड़ित परिवार के साथ 2 दिन रहीं। बाकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। मैं राजकुमारी जी के पास जा रहा हूं। राजकुमारी जी, आप हाथरस क्यों गई? ये सवाल बड़ा बार बार उठ रहा है, क्यों गई? पहले तो आप ये बताइए। नमस्कार मयंक जी, और अच्छा लग रहा है मुझे आपसे कनेक्ट होके, और अच्छा लग रहा है आपके सवालों का, क्योंकि मैं जवाब दे रही हूँ, मौका मिल रहा है मुझे। हाथरस क्यों गई, ये बड़ा ही सस्पिशियस सवाल हो गया है। जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है आज की डेट में कि मैंने शायद कोई क्राइम कर दिया, वहां गलती कर दी बहुत बड़ी वहां जाके। या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाथरस पता नहीं कौन सी जगह थी, शायद मेरे देश की वो जगह नहीं थी, और लोगों को इतना ऑब्जेक्शनेबल हो गई कि मुझे नहीं जाना चाहिए था वहां पर। और या फिर परमिशन क्यों नहीं ली, या बताया क्यों नहीं, ये सब सस्पिशियस सारी कंडीशन मेरे ऊपर लागू हो रही है आजकल। आपने कभी सोचा था, राजकुमारी जी, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप डॉक्टर हैं, जी, बहुत पढ़ाई लिखाई की होगी सालों साल, मतलब 10-10 साल की पढ़ाई, कम से कम 10 साल की पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है एक चिकित्सक बनने के लिए। आप एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं और इतने सारे बच्चों को आप पढ़ाती होंगी। एक अलग तरह का जीवन जबलपुर में है। कभी सोचा था कि ये स्थिति आएगी? ऐसे किस तरह के सवाल होंगे कि जब हाथरस क्यों चली गई आप? मैंने एक्जेक्टली सोचा ही नहीं था, और मुझे पता ही नहीं था कि कभी 14 सितंबर को इस तरह से कोई पीड़िता की जान जाएगी, और वो बाद में वो हाथरस केस में इतना बड़ा स्कैंडल बन जाएगा और हाथरस केस बन जाएगा और एक ऐतिहासिक कोई दास्ता लिखी जाएगी उस पर। ये कुछ मुझे पता ही नहीं था जी। और क्यों गई थी ये सवाल था कि मुझे लगा कि जब है ना एक वीआईपी पर्सन को नहीं जाने दे रहे, मीडिया कर्मी को नहीं जाने दे रहे, तो एक सिंगल पर्सन से वहां के सिस्टम को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मतलब हेल्प करती रहती हूँ मैं लोगों की, नीडी पर्सन की। तो मुझे लगा कि नहीं, कि मेरे से क्या दिक्कत होगी, चलो यार चलते हैं, और शायद उनको कुछ देख कर आएंगे, कुछ हेल्प करके आएंगे, और पता तो चले क्या दिक्कत है और क्या एक्चुअली में है, क्या केस है। वाकई में ये सेक्सुअल असल्ट का केस है कि रेप, ये
ऑनर किलिंग का केस है तो शायद कुछ पता चले, क्योंकि कुछ सालों से जो मीडिया है ना अपनी विश्वसनीयता बिल्कुल खो चुका है, तो मैं उनकी फैक्ट्स पे कभी बिलीव ही नहीं करती हूँ। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि आत्मनिर्भर बनो, तो मुझे लगता है कि हर काम आप खुद ही करना करो और खुद ही अपनी जी स्टोरी क्रिएट करो। बस ये जी कारण था कि मैं चली गई। राजकुमारी जी, ये थोड़ा सा संजीदा सवाल है कि आप क्योंकि जबलपुर में आप अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, अचानक से उठ के, और एक तरह का जोखिम था देखिए, क्योंकि आपको पुलिस का सामना तो करना ही पड़ा होगा जबलपुर, मतलब हाथरस में भी, और ऐसा तो है नहीं कि जाने दिया होगा आसानी से। क्यों लगा अंदर से ये कि मुझे जाना है वहां, मतलब क्या अंदर से आवाज आई, क्या लगा था उस समय? सर रियल अगर सुनना चाहते हैं रियल फीलिंग्स, वैसे तो मैं कई कैमरा के सामने मैं शेयर कर चुकी हूँ और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि सर मेरे लिए वो इंसिडेंस इतना हृदय विदारक था, क्योंकि एक्चुअली वो जो 14th को हुआ था, 14 सितंबर को, वो कोई इंसिडेंस मायने नहीं रखता है। ऐसी पचासों खबरें हम डेली सुनते हैं टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर पे, वो अफेक्ट नहीं कर रही थी मेरे को। वो रियल इंसिडेंस जब हुआ था कि वो 29 की रात में 2:30 बजे, और देन उसके बाद नेक्स्ट डे जो ये नजरबंद किया गया, ये सब दोनों चीजें मुझे इतना परेशान कर रही थी कि एक तो जो हुआ तो हुआ उस बेटी के साथ और पीड़ित परिवार के साथ, लेकिन जो सिस्टम ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। तो मैंने ये देखा कि वहां पर जो फीमेल रिपोर्टर्स थी, लाइक तनुश्री पांडे मैडम, क्योंकि वो भी एक फीमेल थी, वो भी इतना रिस्क लेके रात में जी 2:30 बजे कवरेज कर रही है, देन जी वो पूरे देश को वो एक्सप्लोर कर रही है, ये चीजें की बता रही है कि ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है आज 21वीं सदी के भारत में। दूसरा मेरे लिए इंस्पिरेशनल थिंग थी कि जो एबीपी की न्यूज की जो फीमेल रिपोर्टर्स थी, वो इतनी जिद पर अड़ी हुई थी, वहां बिल्कुल डटी हुई थी मैदान में कि जब तक हम फैमिली से मिल नहीं लेंगे, उनको देख नहीं लेंगे, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं अपनी जगह। तो मुझे लगा कि ये तो जस्ट अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन अच्छा लगा कि ह्यूमैनिटी के साथ वो ड्यूटी कर रही हैं। और मुझे लगा कि जब ये दो लड़कियां इतना साहस कर रही हैं, तो हम क्यों चुपचाप घरों में बैठे हैं, हमें क्यों नहीं जाना चाहिए इनको करेज करने के लिए। तो बस मैंने ऐसा सोचा कि हमें भी जाना चाहिए, इनकी पावर बढ़ानी चाहिए, ताकि सिस्टम को समझ में आ जाए कि आप ऐसे मनमानी नहीं कर सकते हैं, और आपको दिखाना पड़ेगा फैमिली कैसी है, और मिलना तो पड़ेगा ही। और मुझे लेकिन लगा जाना चाहिए, मैं चली गई। लेकिन जिन जिन मीडिया हाउस की पत्रकारों से आपने इंस्पिरेशन ली, उन्हीं मीडिया हाउसेस उन्होंने ने मुझे उन्हीं मीडिया हाउसेस ने खबर चला दी आपके खिलाफ, आपको नक्सली बना दिया। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मतलब जिसके लिए मैं गई थी कि शायद ये लड़की इतना साहस कर रही है और लोग आएंगी और फीमेल्स आएंगी, तो शायद सुन लेगी सरकार, शायद उनको थोड़ा दिल पसीजेगा या पुलिस थोड़ा सोचेगी। तो मुझे नहीं पता था कि सारी पूरी कहानी के लिए विक्टिम आखिरकार मैं ही दोषी ठहराऊंगी। मुझे नहीं पता था ये। तो ये दो चेहरे हैं बड़े दिलचस्प की, एक तरफ बहुत मानवीय रिपोर्टिंग हो रही है और हम सब इससे इंस्पायर है, ऐसा नहीं है कि खासतौर पे तनुश्री की जो हिम्मत और रिपोर्टिंग है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल हमने देखा कि मीडिया हाउस क्या करते हैं। ये भी मैं बीच में जिक्र करना चाहूंगा कि तनुश्री की इतनी शानदार रिपोर्टिंग के बाद मीडिया हाउसेस ने अपनी उस रिपोर्टर को वहां से किनारे किया और अपनी 2 एंकर्स भेज दी जो वहां जाके खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी। खैर, इस पर कभी और हम लोग बात करेंगे। राजकुमारी जी, परिवार से आप जब मिली, पीड़ित परिवार से, ये बताइए कि मैं आपसे, जो कुछ हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं, उस परिवार के साथ जो कुछ हो रहा था उसमें आपने क्या देखा? यानी कि एक हिस्सा जो हमने बार बार सुना है कि पुलिस ने उनको कैद कर रखा था घर के अंदर, दूसरा ये कि उसी गांव में 144 लगी होने के बावजूद जो सवर्ण थे वो लगातार अपनी पंचायतें कर रहे थे और उस परिवार को धमकी दे रहे थे। आपने कुछ देखा ऐसा? आपने क्या देखा? दरअसल सर ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन देखिए मैं जब यहाँ पर थी, मैं 3 तारीख को जबलपुर में थी, तब मैं जी ये देख रही थी चीजें कि तब से वो वायरल हो रही थी, लगातार सर्कुलेट हो रही थी। और जब वहां गई तो भी वहां अंदर जो भी थी वो रिलेटिव्स, जो ना जैसे वो भाभी है उनकी सिस्टर, तो वो बता रही थी कि देखिए दीदी ऐसी खबरें आ रही है, चल जी रहा है। तो पता तो चल रहा था कि, और ये काफी सोर्सेज से पता चल रहा था कि कुछ ही 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इस टाइप का ये मुझे पता चल रहा था कि ऐसा हो रहा है। और परिवार की स्थिति ऐसी थी कि जब मैं गई, मुझे नहीं पता था कि मुझे वहां रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। मेरा दिमाग में था कि मैं फैमिली को देख लूंगी जी और कहीं कुछ हेल्प कर हो सकती है मेरे द्वारा उस फाइनेंशियल, तो मैं वो हेल्प कर दूंगी, ये सोच के मैं गई थी। लेकिन जब मैंने अपना बताया कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं ये हूँ, और मैं जी जैसे आपको देखने आई थी, मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, पिछले 3 दिन से मैं बिल्कुल सो नहीं पा जी रही थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या करेगी वहां की गवर्नमेंट आप लोगों के साथ।
तो ये सब मैंने बताया था, उनको लगा कि नहीं, ये लड़की वाकई में हमसे मतलब दुखी हो, मतलब दुख को समझ रही है, और वाकई में ये सोच के दिल से आई है, ऐसा नहीं कि फोटो खिंचवाने आई, जस्ट जी फॉर्मेलिटी करने आई है, जी दिखाने आई है। तो फिर उन्होंने बड़े साहस करके बोला था कि बेटा आप इतनी दूर से आए हो, अकेले आए हो, तो 1-2 दिन रुक जाओ। तो मुझे लगा कि रुकना है मैं, क्योंकि नेक्स्ट डे का 5th का मेरा रिजर्वेशन था रिटर्न का। तो जी मैंने कहा पूछती हूँ मैं घर में, अगर मेरे हस्बैंड अलाउ करेंगे तो मैं बताती हूँ। फिर जी मैंने उनसे पूछा, मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि यहाँ पे बहुत जरूरत है, वो लोग बोल रहे हैं और मुझे रुक जाने दो वे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा सेफ रहना, इस तरह से उन्होंने समझा कि राजकुमारी जी, हाँ ये तो बड़ा मुश्किल हाँ। आने के लिए भी रहा होगा। जब आपने आने का फैसला किया तो परिवार का क्या कहना था, आपके परिवार का क्या कहना था उस समय? अब जैसे मैं यहाँ न्यूक्लियर फैमिली है, मैं जबलपुर में रहती हूँ, जी बेसिकली मेरी फैमिली मतलब इन लॉज पेरेंट्स और मेरे खुद के पेरेंट्स वो ग्वालियर में रहते हैं। जी तो मैंने तो किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे हम्म पता है कुछ अलग करते हैं तो ये लोग रोकेंगे, डर जाएंगे, तो मैंने किसी जी को नहीं बताया वहां। तो हस्बैंड को बताया था कि मुझे वहां जाना है। मैंने 3 तारीख की 8 बजे मैंने उनको अनाउंस किया कि मैं वहां जाना चाह रही हूँ। तो वो एकदम से डर गए, पागल है क्या, और अभी नहीं, ऐसा बहुत खतरा है, इस तरह से उन्होंने मुझे मना किया। और मुझे, मैंने डिसाइड कर लिया था नहीं मैं जाऊंगी, मुझे तो जाके रहना है। और मैं बहुत अंदर से बहुत गिल्ट फील कर रही थी कि मैं उन्नाव टाइम में भी जाना चाह रही थी लेकिन नहीं जा पाई, मुझे बड़ा खराब लग रहा था उस जी समय भी। तो जी मैंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल जिद की, मैं रोने लग गई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे ठीक है मैं देखता हूँ। और मैंने एक सवाल भी किया उनसे, अगर यही है कि आपकी रियल फैमिली होती तब भी आप यही बोलते कि नहीं जाओ और अब हम्म बाद में जाना। हम्म तो फिर उनको लगा कि मानेगी नहीं, जिद कर हम्म रही है, फिर तब वो उन्होंने किया ठीक है चली जाओ। तब मैं फिर डिसाइड हुआ कि जाना है मुझे। तो राजकुमारी जी, आपने पहली बार ये नक्सली भाभी वाली खबर कब देखी? एक्चुअली में सर मैं ये बात है शायद 10 तारीख को सैटरडे था। जी तो सैटरडे को 11 से 12 मेरा लेक्चर था। जी तो मैं तो लेक्चर के लिए तैयार कर रही थी। तो 11 के अराउंड, पौने 11 के अराउंड मुझे फोन आने लगे। तो मैं उन सारे फोन डिस्कनेक्ट कर रही थी कि मैं अभी बिजी हूँ, 12 बजे से पहले मुझे कोई बात ना करे। मैंने जी ऐसे, मुझे क्लास से पहले कुछ भी नहीं पता था। जी तो फिर मैंने क्लास ली अपनी, 11 से 12 लेक्चर लिया, फिर उसके बाद मैंने कॉल बैक किए। फिर पता चला कि अरे जो भी है कि मैडम आपके बारे में ना टीवी पे ऐसे ऐसे चल रहा है, और आप जल्दी आइए, पूरा मीडिया परेशान हो रहा है, और सब है ना आपको ढूंढ रहे हैं यहाँ पर जबलपुर में, और आप आइए जल्दी। तो मैं एकदम टेंस हो गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, और अचानक से नक्सली वाला एंगल कहाँ से आ गया। फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म किया था कि सर मैं हाथरस गई थी। इससे पहले उनको बताया भी नहीं था कि मैं हाथरस गई हूँ। मैंने बोला कि सर मैं हाथरस अभी छुट्टी ली थी, तुमने तब गई थी? मैंने कहा हाँ सर मैं तब हाथरस में ही थी, और अभी मेरे को नक्सली भाभी करके ये लोग प्रचारित कर रहे हैं वहाँ, और मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मैं कैमरे के सामने जा रही हूँ प्रेस में। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चली जाओ, तुम वर्किंग आवर्स में जा रही हो, छुट्टी दे के जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे, तब मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम आई थी, आई थिंक 1 बजे 10 तारीख के टाइम, ये जी याद है मुझे। जी अब मैं ये सवाल थोड़ा सा परेशान कर सकता है, पर जब ये खबर आपने देखी, आपके दिमाग में पहली बात जो थी, गुस्सा, दुख, जो भी कुछ आया था, क्या लगा था? पहली बात क्या आई थी दिमाग में? क्योंकि आ, मीडिया से हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, पर जब ये होता है तो हम्म कैसा लगता है? क्या लगा था उस समय एग्जैक्टली? ये एक्चुअली में सर मैं बहुत ज्यादा शॉक तो थी कि इस तरह से कैसे कर सकते हैं। जी क्योंकि चूंकि मैंने मेरा 0.1% भी कभी ऐसा कोई रॉन्ग वर्क रहा ही नहीं लाइफ जी में कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाऊं, कि हम्म घबरा जाऊं। मुझे ये हम्म तो पता था कि कुछ सालों से क्या चल रहा है देश में, ये सब चीजें मैं देख रही थी। जी दूसरी बात ये, थोड़ा सा मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि जब मैं वहां पर थी तो मेरी प्रेजेंस वहां पे पूरे प्रशासन को बहुत ऑब्जेक्शनेबल लग रही थी। तो मुझे लग रहा था कि तो शायद शायद कुछ मेरे को परेशान करें, कुछ करें। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, क्यों करेंगे, जब मैंने सब चीजें सही सही बताई हैं, और मैं एक डॉक्टर हूँ और मेडिकल कॉलेज में वर्किंग हूँ, मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो मुझे तब लग रहा था कि देखी जाएगी जो करेंगे। लेकिन जब यहाँ के पता चला कि बाकी में लोगों ने कर दिया है, तो सच में शौक तो हुई मैं। फिर मैंने अपने आप को संभाला, मैंने अपनी सच्चाई बताई कि नहीं, बताना तो पड़ेगा, फाइट तो करना पड़ेगी, क्योंकि अटैक तो इन्होंने कर दिया है, एक्शन तो कर दिया है, अब मुझे रिएक्शन तो देना ही पड़ेगा ना कुछ। जी राजकुमारी जी, एक आखिरी सवाल है, वो ये है कि हाथरस की हमने बात की, हमने जातिवाद की बात की, भेदभाव की बात की, पुलिस का रवैया कैसा है, स्टेट का है, मीडिया का रवैया भी हमने की बात की। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके जीवन में आपके संघर्ष जो हैं, क्या वो रहे हैं कास्ट और जेंडर के आधार पे? और क्या आपको लगता है कि मीडिया जो है वो ये खबर, जिस तरह से आपके खिलाफ एक झूठी और फर्जी खबर बनाई चलाई गई,
क्या अगर कोई किसी और जाति और जेंडर का मामला होता तो इस तरह की खबर नहीं चलाता या हिम्मत नहीं कर पाता? मुझे तो लग रहा है सर कि हाँ रियली। और रही बात मेरे फेस करने की, जी सर मैं बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आती हूँ। मतलब जी मेरा अभी भी जो नेटिव मेरे पेरेंट्स हैं कि उनको थोड़ी सी पेंशन मिलती है तो जी वैसे सरवाइव करते हैं। मेरी मदर बिल्कुल अनपढ़ है, तो मुझे तो पता है कि मैं जमीनी स्तर से मैं संघर्ष करके मैं खुद के दम पर मैं यहाँ पर आई हूँ मैं। ठीक है सर, और मैं इतनी पुअर बैकग्राउंड से हूँ, मैं आपको हिंदी भेदभाव मीडियम का सामना से। कहाँ कहाँ करना पड़ा राजकुमारी जी? कॉलेज में देखा मैंने बेसिकली, जो कि मैं मेडिकल प्रोफेशनल कॉलेज में रही हूँ, जी तो स्कूल में तो इतना नहीं मुझे पता चला। मैं इनफैक्ट जानती भी नहीं थी कि हम्म वहाँ पे इतना महसूस नहीं हुआ। हम्म पर कॉलेज में वो कई जगह हुआ। और रिक्रूटमेंट में जब मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था तब भी मुझे 2-3 बार ऐसा इंसिडेंसेस अभी भी याद है। अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो रखूंगी मैं बातें कि कहाँ कहाँ जी मैंने कितना बड़ा फेस किया ये सारा सिस्टम का भेदभाव। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी जी हमसे बात करने का। चूमस हेनरिक लाइव्स ने एक बात कही थी और वो ये थी कि फेक न्यूज़ जो है वो प्रोड्यूस करने में सस्ती होती है। असली पत्रकारिता जो है उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और हम समझ सकते हैं कि अभी की मीडिया क्या कर रही है। और जैसा कि कुछ लोगों ने इसको गोदी मीडिया नाम दिया हुआ है, मैं उस तरह के नाम तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जब आज के समय में किसी को नक्सली कहा जाता है, किसी को अर्बन नक्सल कहा जाता है, किसी को देशद्रोही कहा जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है, सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि आप सरकार की जो राय है या सरकार जो सोचती है या सरकार जो कहती है, जिसको स्टेट कहते हैं, जिसमें एक विशेष पार्टी बैठी है, आप उसकी राय के खिलाफ हैं, जो कि लोकतंत्र में एक बहुत सहज चीज़ होनी चाहिए, जो कि लोकतंत्र की खूबसूरती होनी चाहिए। डाइवर्सिटी हमारी ओपिनियन में, विचारों में, असहमति लोकतंत्र का मूल है। लेकिन अगर आप असहमति रखते हैं तो आप नक्सली हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। राजकुमारी जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि हाथरस जाकर पीड़ित परिवार के साथ समय बिताने की, वहाँ रहने की एक नागरिक ऐसी हिम्मत दिखा दे, ये सरकारें तो बर्दाश्त नहीं ही करती थी, अब हमारा मीडिया भी बर्दाश्त नहीं करता। हमारा मीडिया वो क्यों बोलने लगा है, ये सत्ता बोलती है, इस बारे में सोचिएगा। और सोचिएगा कि क्या ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया की हमको ज़रूरत है? क्योंकि जो फूल बासी हो जाते हैं, कुदरत उनको अपने आप साफ कर देती है, उनका उपाय कर देती है। मेन स्ट्रीम मीडिया को सोचना होगा कि ऐसे वो कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा। राजकुमारी जी की कहानी को बार बार सुनिए, इस पर सोचिए कि कल कोई आपके साथ भी हो सकता है, और इसलिए क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, इसको अभी किसी के भी साथ ना होने दें। राजकुमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हम सबकी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, ये हिम्मत दिखाने के लिए जो आपने दिखाई है। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सामने आए और इस तरह से किसी और के साथ ना हो अगली बार, क्योंकि किसी की हेल्प करना कभी भी क्राइम नहीं होना चाहिए हमारे कंट्री में। जी, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, राजेश जोशी की एक कविता है कि सबसे बड़ा अपराध है निहत्था और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। फिलहाल इसी बात के साथ हम लोग विदा लेते हैं। राजकुमारी जी से हम लोग फिर बात करेंगे, जिस बात पे हमने छोड़ा है, दूसरी बात के बारे में, वही बात करेंगे कभी। फिलहाल आप लोगों से विदा। के घर उसकी भाभी बनकर एक महिला नक्सली रह रही थी। बताया जाता है कि महिला के तार नक्सलियों से भी जुड़े हैं। नाम का खुलासा होने के बाद अंडरग्राउंड हुई राजकुमारी बंसल। पीड़ित परिवार को भड़काने की आरोपी ये नक्सली महिला नक्सल भाभी अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाती है।